कैलाश पुराने मंदिर की ओर बढ़ गया था और बलि अपने सभी संभाला के साथियों के साथ औली की ओर चल पड़ा था। जंगल से होते हुए कैलाश अक्षत को उस पुराने मंदिर में ले आया था। यह वही खंडर हुआ मंदिर था जहां कैलाश ने अपनी कई रातें इसके पहले भी गुजारी थी और राजा अमिराज से मुलाकात भी की थी और उसके इस मिशन की शुरुआत भी इस मंदिर से ही हुई थी। अब मिशन खत्म होने वाला था। कैलाश अक्षत को उसके असली मास्टर राजा अमिराज के हाथों सौंपने वाला था। रात अभी भी बाकी थी और जिद्दी ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। औली और संभाला में कैलाश ने एक खास अंतर और पाया था। हालांकि वहां अभी ठंड का जोर काफी होता था, पर संभाला में बर्फ काफी कम गिरती थी। वहां की वादियों में वो सफेदी नहीं दिखती थी जो औली में आकर कैलाश देख पाता था। और अब भी कैलाश के सामने स्नो के मिहीन कण चलती हुई हवा के साथ घुलकर नीचे गिर रहे थे। उनको देखने से आंखों को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। कैलाश ने पास ही आग जला रखी थी, जिसकी गर्मी को सेकते हुए कैलाश आराम से रात के उस खूबसूरत नजारे को देख रहा था। उसके पास ही अक्षत भी खड़ा हुआ था। आग के उजाले में उसके चमकते बाल और भी रोशन हो रहे थे और उसे खूबसूरत बना रहे थे। अक्षत को देखकर कैलाश का मन डोलने लगा था। कैलाश खुद से पूछता है, काश ये जादुई घोड़ा अक्षत राजा अमिराज के साथ नहीं मेरे साथ रहे। यह खूबसूरत घोड़ा क्या मेरा हो सकता है? अगर मैं अक्षत को अभी अंगीरा लेकर भाग जाऊं तो क्या होगा? तभी नौकरम की आवाज कैलाश के मन में बढ़ते लालच पर रोक लगाते हुए कहता है, कैलाश, ऐसा सोचना भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अक्षत में वैसा आकर्षण है जिससे अच्छे से अच्छा इंसान भी अपनी नीयत को दरकिनार कर सकता है, पर तुम नहीं। यही है वो परीक्षा जो अनादि तुमसे ले रहे हैं। जिस घोड़े को कोई भी काबू नहीं कर पाया, ना ही वाक, ना सबल और ना तुम्हारे पिता, ऐसे धुरंधरों को अपने पास भी आने नहीं दिया अक्षत ने। यह अमिराज की अमानत है। तुमने इसे राइड किया है, इसकी लगाम अपने हाथों में थामी है, पर इसका मतलब यह नहीं कि यह तुम्हारा हुआ। अब भी यह अमानत ही है जिसे इसकी मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मा तुम्हारे कांधे आया था और तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि तुम ऐसा नामुमकिन काम कर सके। कैलाश के लिए नौकरम की यह समझाइश किसी लेक्चर से कम नहीं थी। कैलाश कहता है, क्लास के टीचर की याद आ गई। कैलाश मुस्कुराते हुए नौकरम के कुछ कहने का वेट करता है, पर नौकरम चुप ही रहता है। कैलाश कुछ देर वेट करने के बाद नौकरम से कहता है, अरे तुम तो शायद बुरा मान गए, मैं मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ कैलाश, और हाँ, तुमने विकराल के लिए जो औषधि ली थी वो तो तुम्हारे किसी काम नहीं आई। क्या तुम उसे वापस करना चाहते हो? नौकरम कैलाश से पूछता है। कैलाश ने आज एक नई बात जानी थी, यही कि नौकरम से खरीदी हुई चीज वापस भी की जा सकती थी। वो कहता है, अरे वाह, यह तो अच्छी खबर है कि तुमसे ली हुई चीज मैं वापस भी कर सकता हूँ। तुम्हारी रिटर्न पॉलिसी के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। नौकरम बताता है, हाँ कैलाश, तुम जो चीज मेरे द्वारा खरीदोगे उसे वापस भी कर सकते हो और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी वापस मिल जाएंगे। कैलाश कहता है, पर मैं यह औषधि वापस नहीं करना चाहता। क्या पता कब इसका काम पड़ जाए। इसे मेरी थैली में ही रहने दो नौकरम। जैसा तुम्हें ठीक लगे कैलाश, नौकरम जवाब में कहता है। और नौकरम से ऐसे ही बात करते करते कैलाश को नींद भी लग जाती है। इधर सुबह हो चुकी थी और औली शहर भी जाग चुका था। सुबह के सूरज के साथ ही एक चौड़ी सी सड़क से बलि और उसके साथी औली के मेन चौराहे पर निकलते हैं। वहां की चकाचौंध ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और सफाई पसंद लोगों को देखकर
बली के साथ सभी मंत्रमुग्ध होकर आगे बढ़ रहे थे। किसी अनजान शहर में जब मुसाफिर सड़कों पर निकलता है तो उसे पहचानना बेहद आसान होता है, और वैसे ही ठीक उन्हें देखकर भी यह जाना जा सकता था कि ये लोग यहाँ के नहीं थे, जिसके बाद ही उनके लिए पहली अड़चन खड़ी हो जाती है। पुलिस की एक जीप उनके पास आकर रुकती है और ढेर सारे यूनिफॉर्म पहने लोग उन्हें घेर लेते हैं। सभी ऐसा होते देखकर घबरा जाते हैं और चिंतित होते हुए एक दूसरे से करीब होकर सिमट से जाते हैं। बली की पूरी टीम अपने लोगों की रक्षा में एक बाहरी सुरक्षा बनकर खड़ी हो जाते हैं। एक अफसर उनकी ओर देखते हुए पूछता है, कहाँ से आ रहे हो तुम सब, और ऐसे इस शहर में कैसे घूम रहे हो? पता है ना रिफ्यूजी का इलाका कहाँ है? अफसर की बातों का किसी के पास जवाब नहीं होता है। सब एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें यह तो नहीं पता था कि उन्हें औली में आकर रिफ्यूजी एरिया में रहना पड़ेगा। जब अफसर को जवाब नहीं मिला तो वो डांटते हुए कहता है, कैसे जाहिल लोग हैं, क्या मेरा सवाल समझ नहीं आया? कहाँ से आ रहे हो, जवाब दो। बली और उसकी टीम को ऐसे तेवर का जवाब देना अच्छे से आता था, पर अब भी उनमें से कोई कुछ कहने से झिझक रहा था। पर अफसर की बात सुनते ही बली को गुस्सा आ जाता है। वो आगे बढ़कर कहता है, हम इसी मुल्क के हैं, कहीं से आए नहीं हैं। वो अफसर बली की बात सुनता है, अपने साथियों को देखता है और जोर जोर से ठहाका मारते हुए हंसता है। वो बली का कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहता है, अपनी जगह मत भूल, किससे बात कर रहा है? जिंदगी भर के लिए तुझे और तेरे इन सभी साथियों को अंदर कर दूंगा। करके देख, यकीन के साथ बोलता हूँ, ऐसा करने के बाद तू जिंदा नहीं बचेगा। राजा अमीराज खुद तुझे फांसी पर लटकाएंगे और मैं वो नजारा देखने जरूर आऊंगा, बली कहता है। पुलिस वाले से यह बेइज्जती सही नहीं जाती और वो बली पर हाथ उठा देता है। बली की पूरी टीम सामने आ जाती है और उस पुलिस वाले को पकड़ लेती है, और वहीं उन लोगों में आपसी झड़प होने लगती है। अब उस अफसर के गिरबान पर बली का हाथ था, और तभी बली वो सील निकालकर उसे दिखाते हुए कहता है, जानता है ये क्या है? तूने मेरे साथ और मेरी टीम के साथ जो व्यवहार किया है वो मैं महाराज को बताऊंगा। ठीक से देख ले यह सील। सील देखते ही सभी पुलिस वाले अपने आप उन लोगों से दूर हो जाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम से चेंज हो जाती है। सबके हाथ पीछे और सर नीचे जमीन पर होते हैं। बस उनमें से एक ही था जो बली को ही देख रहा था। वो अफसर जो अपने किए पर शर्मिंदा था और डरा हुआ भी। अब वो खुद को बली की पकड़ से दूर भी नहीं कर रहा था। आसपास काफी भीड़ लग चुकी थी। बली का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। व्रती भागते हुए आती है और बली से कहती है, बली सब देख रहे हैं, बंद करो ये सब। बली झटके से धक्का देकर उस अफसर को खुद से दूर करता है और फिर पूछता है, और कुछ जानना चाहता है? अफसर ने भी अब अपनी निगाहों को जमीन पर गड़ा रखा था। उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। उसके छिपे चेहरे पर शर्मिंदगी छाई थी। धीरे धीरे लोग भी वहां से जाने लगते हैं और कुछ ही देर में सारी भीड़ छट जाती है और कुछ ही समय में पुलिस वाले भी दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। उस सील की पावर देखकर टीम के सब लोग बेहद खुश थे। बली भी सबको देखकर मुस्कुराता है, जैसे यह कह रहा हो कि हमारे पास तो वो चीज है जिसे पाने के लिए एक से एक मंत्री भी मरते होंगे। बली अपने साथियों से कहता है, मुझे महाराज से मिलना है, उन तक कैलाश का संदेश पहुंचाना है। इसके लिए ये पता लगाना होगा कि वो महल से बाहर कब आएंगे। बली ने विकराल के बाद जैसे टीम के लीडर की भूमिका अपना ली थी और टीम वालों को भी इस बात से कोई गुरेज नहीं था। उन्हें पता था कि बली ही उस जगह का असली हकदार है और बली के अपनी इच्छा जाहिर करते ही टीम के लोग यह पता लगाने में लग जाते हैं कि महाराज महल के बाहर कब आते हैं। अमीराज के बाहर निकलने का वक्त हो गया था। दरवाजों पर पहले के जैसे ही जनसैलाब उमड़ा हुआ था। ऐसा नजारा देखकर सभी भौचक्के थे। उन्हें नहीं पता था कि एक राजा ऐसा भी हो सकता था। संभाला में तो सबल वो पहेली था जिसे बूझना तो दूर, कोई उसे देख तक नहीं सकता था। अमीराज बाहर आता है। उसके कारवां की लंबी कतार महल के दरवाजों से बाहर आती है और उसके बाद अमीराज की गाड़ी भी दिखाई देने लगती है। बली भी धक्का मुक्की करता भीड़ में सबसे आगे आ जाता है और मौके के इंतजार में रहता है।
अमिराज की गाड़ी आगे बढ़ती है। थोड़ी ही देर में अमिराज की गाड़ी बली के पास से आगे बढ़ती है। बली अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए सामने वाले गार्ड को चकमा देकर गाड़ी की ओर भागता है। बली को देखकर साथी चौकन्ने होकर उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। अमिराज की नजर भी बली पर पड़ चुकी थी। ना जाने क्यों अमिराज को उसकी ओर आता हुआ वो अनजान आदमी खतरा नहीं लगता। अमिराज ने उसकी आंखों में देख लिया था कि वो कुछ कहना चाहता था। बली अमिराज के पास आ पाए इसके पहले उसे धर दबोचा जाता है और वो लोग उसे मारने लगते हैं। बली पर बरसते डंडों के बीच बली अमिराज की ओर देखता है और अपनी जेब से उस सील को निकालते हुए अमिराज को दिखाता है। सील देखते ही अमिराज चलती गाड़ी से निकल जाता है। ऐसा होते ही हजारों की भीड़ शांत हो जाती है। अमिराज तेजी से आगे बढ़ रहा था। बली को काबू में करते सभी सैनिक उस पर हमला किए जा रहे थे। बदकिस्मती से किसी ने भी इस सील की ओर अपना ध्यान नहीं रखा था और उनको अब ये भी ध्यान नहीं था कि जिसे बचाने के लिए उन लोगों ने बली को पकड़ रखा था वो खुद उसके पीछे आकर खड़ा था। अमिराज ऑर्डर देता है, यह सब बंद करो और पीछे हटो। अपने महाराज की बात सुनते ही सब सकते में आ जाते हैं। तुरंत बली को छोड़ा जाता है और सब के सब एक बड़ा सा गोला बनाकर अमिराज और बली को कवर कर लेते हैं। अमिराज बली को शक भरी निगाह से देखता है और पूछता है, कौन हो तुम और यह सील? बली चोट से हल्का सा जख्मी था। उसे दर्द का एहसास भी हो रहा था, पर वो इसके पहले किसी भी राजा के इतने करीब नहीं आया था, ना ही कभी उसने किसी राजा से बात की थी। वो अपना दर्द एकदम से भूल जाता है और कहता है, महाराज, कैलाश ने यह सील मुझे दी है और यह चिट्ठी भी। बली अपनी जेब से वो चिट्ठी निकालकर अमिराज के हाथ में रख देता है। कैलाश का नाम सुनते ही अमिराज झट से उस पत्र को खोलकर पढ़ने लगता है। कैलाश ने उस खत में लिखा था, महाराज, ये पत्र आपके लिए खुशी का संदेश लेकर आया है। मैंने आपका मिशन पूरा कर लिया है। अक्षत मेरे पास है और सुरक्षित वहीं आपका इंतजार कर रहा है जहां हम अक्सर मिलते हैं। और हाँ, जिसने ये पत्र आपके हाथ में रखा है, अक्षत को आप तक पहुंचाने में उसका और उसके साथियों का बहुत बड़ा हाथ है। उनके बिना ये काम कर पाना नामुमकिन था। हो सके तो मेरे दोस्त बली और उसके साथियों को औली में जगह और काम दिया जाए। अमिराज खत पढ़ लेता है और फिर बली की ओर देखता है। उसके चेहरे की स्माइल बली के शरीर पर उठ रहे हर दर्द का मरहम बन जाती है। अमिराज बली से कहता है, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। उस सील की बदौलत हम कभी भी मिल सकते हैं। अभी मुझे चलना होगा। अपने साथियों से कहना मुझे तुम सबकी जरूरत होगी। बली अपना सर नीचे करके अपनी आंखें बंद कर लेता है, मानो उसके जीवन के हर दुख का अंत हो गया हो। बली अपने घुटनों पर बैठकर अपने हाथ जोड़ लेता है। कैसी रहेगी अमिराज और कैलाश की ये मुलाकात? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मरेगा नहीं के अगले और भी दिलचस्प एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे।